सो गाइज, हमारा लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक बेहतरीन लेवल पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि हमारा सॉल्यूशन पूरा हो चुका है, बीच में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने छोड़ा है क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर में पहले चाह रहा हूँ कि आसान आसान चैप्टर्स को बढ़ा करके एक आपका ठीक ठाक नंबर पे मैं आपको ले आऊँ, फिर हम लोग टफ चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स एक तो तुम्हारा थोड़ा बड़ा चैप्टर मैं मानता हूँ, लेकिन टफ नहीं है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि तुमको बहुत ज्यादा समझाना पड़े या बहुत ज्यादा मेहनत लगे, सीधा टू द पॉइंट बात होती है इस चैप्टर में। अब इसको मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पहले हम लोग जो हमने टॉपिक 1 पढ़ा था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक 2 की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं टॉपिक 1 कल हो गया था क्वेश्चन, ये वाले मुझे लग रहा है हो गए थे एक आध। ठीक है, ये सब के हो गए थे। जैसे ये एक तुम्हारा सवाल अगर मैं इसको उठाता हूँ तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भाई सवाल ये सब आते हैं, यही सब सवाल आते हैं। कुछ बाहर से बोर्ड एग्जाम में वो नहीं पूछता है, जो सवाल ओसवाल ने अपनी बुक में दिए हैं यही सवाल आपके आएंगे। अब देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा है। अभी थोड़ा सा क्लियर होगा तो उसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को ठीक करेंगे। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ा सा क्लियर होने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा अगर ये साफ होता तो ज़्यादा यहाँ पे अच्छी होती चीज़ें, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है। थोड़ा वेट भी कर लेते हैं, चलो। दो मिनट का, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसके बाद देखना कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं पीडीएफ। अब देखना भाई बड़े ध्यान से, कुछ प्रॉब्लम्स के चक्कर में आपका वो पीडीएफ लोड नहीं हो पा रहा था या फिर वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ फाइल्स हमने एक बार में स्टोर कर दी थी। इसी वजह से मैंने पूरा का पूरा एक नया आपका स्लाइड खोली है, वहाँ पे फिर से मैंने पूरे के पूरे पीडीएफ को लोड किया है। तो थोड़ा सा हमारा 10-5 मिनट का वहाँ पे वेस्ट हो गया, लेकिन हालांकि मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, इसलिए आपका टाइम वेस्ट वहाँ पर नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा, पहले तो कुछ क्वेश्चन करेंगे पिछले टॉपिक्स पे और फिर नया टॉपिक का रिवीजन हमारा स्टार्ट करेंगे। देखो पिछले टॉपिक के ऊपर अगर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखूँ तो, और देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फॉर द रिएक्शन आर गिव्स पी, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड। मतलब क्या होगा अगर मैं इसको एक अलग स्लाइड में यहाँ पे लिख लूँ तो, पहले क्या थी कंसंट्रेशन 0.03, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक रिएक्शन है, आर से क्या बना है यहाँ पर पी बना है, और आपका जगह मैं डेल्टा आर नॉट बोलूँ, स्टार्टिंग में क्या था कंसंट्रेशन 0.03 था, ठीक है, और डेल्टा आर टी बोलूँ तो कितना आपका 0.02 है, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, और टाइम कितना दिया तुम्हारा 25 मिनट मेरे ख्याल से वहाँ पर दिए हुए हैं। हालांकि एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो वहाँ पर 25 मिनट आपके दिए हुए थे। एक बार देख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। 25 मिनट आपके यहाँ पे दिए हुए। अब तुमको रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है, मिनट में और सेकंड में दोनों में। अब अगर आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ आर, दिख रहा होगा सबको, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी 0.03 थी, तो क्या हुआ 0.02 हो गई। टाइम तुमको इसको मिनट्स में फाइंड करना है और सेकंड में फाइंड करना है, तो पहले आप इसको मिनट में फाइंड कर लें। तो टाइम कितना है 25 मिनट है, यानी कि कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन 25, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना तो 2500 हो जाएगा, हाँ ठीक है 2500 हो जाएगा, यानी कि आपका ये 1/2500, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना अपना कुछ भी, आप इसको पावर में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर तुमने मैथ पढ़ी है तो 1/25 इंटू 10⁻⁻², लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। और या फिर यहाँ पर एक काम करो, हाँ -2 हो जाएगा तुम्हारा। इसको 100 मान लो, अगर इसको तुम 100 मानोगे, कैसे इसको 100 मानोगे, इसको 100 आप तब मानेंगे जब यहाँ पे क्या हो 0.25 हो, ये तो तुम इसको 100 मानोगे। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इतना भी करके छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ चुका है। बस यहाँ पे आपको मोल लीटर इनवर्स और क्या है मिनट इनवर्स, यहाँ पे आपको यूनिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि तुमने क्या किया था, टाइम क्या था तुम्हारा यहाँ पे मिनट्स में था। तो ये आपका पहला इसका पार्ट हो चुका है। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या बचा था, यही चीज़ तुमको सेकंड में लिखनी है। अगर इस टाइम को तुम सेकंड में चेंज करो तो तुम क्या करोगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, यानी कि 25 इंटू 60। अब 25 से को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 और 30 का 3 कैरी, 6 2 12 3 150, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 1500 सेकंड में। कितने हो गए 1500 सेकेंड्स हो गए। अब इसको वही सेम चीज़ आपको वहाँ पुट करनी है, डेल्टा आर, आर ओ आर क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन,
0.01 अपॉन 1500। अंतर क्या रहेगा, यूनिट में अंतर आएगा, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या है तुम्हारा सेकंड इनवर्स। सिंपल इतनी बात है, इतना बेसिक आपका ये सवाल है बस खाली डायरेक्ट। और इस तरह के सवाल मैं तुमको प्रीवियस ईयर में अभी तुरंत दिखा दूंगा, प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं। तो आपका ये वाला सवाल हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब ये एक सवाल है तुम्हारा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर लिख दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के आज ही इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर देखो उसके ऊपर अगर हम बढ़ो तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। देखो फिर क्या लिखा है, ये वाले सवाल में क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शन ये द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 इज इतना, डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि रेट ऑफ डिसोसिएशन N2O5 का दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा 5.65 इंटू 10⁻⁻5। यही क्या है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। आसान, इसको माइनस में लिखोगे तो रेट ऑफ डिसोसिएशन बन जाएगा, वो सिंपल बात है। अब क्या लिखा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो क्या होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 यहाँ लिखूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, ठीक है, इसको अगर ऐसे ही लिखूँ, सब बराबर ही तो होते हैं ना भाई आपस में, क्योंकि दोनों क्या होता है, दोनों तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन ही है ऑफ N2O5। दोनों क्या है आपके, दोनों ही आपके क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है। बस क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख देंगे। तो अगर तुम देखो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है और NO2 के आगे कौन है 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा हाफ आ जाएगा। अब ये सब के सब क्या है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे तुमने पढ़ा होगा ये चीज़, अभी पढ़ा है कि नहीं मुझे बताना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये आपने पढ़ रखा है। और नीचे यहाँ पे क्या आएंगे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएंगे। दोनों क्या रेट ऑफ, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर और ये भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो बी किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। ये चीज आपने बचपन में पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ पे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपको यहाँ पर फॉर्मेशन फाइंड करना है, और रेट ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिसअपियरेंस आपका दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये हाफ यहाँ पर जाएगा, तो इसको मैं अगर x मान लूँ तो x इक्वल टू, ये तुम्हारी पूरी वैल्यू वहाँ पे दी हुई है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5.65 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैसे तुम इसको भी निकाल लोगे, ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की हमको जरूरत नहीं है। अब एक तरह का और आपको यहाँ पर देखना है सवाल, देखो दिया हुआ है यार, यहाँ पर देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 11.3 इंटू 10⁻⁵ आपका ही आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे तुमको बताया, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 11.3 आएगा। बात खत्म हो गई। अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ पर, और वैसे तुम्हारा ये ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। पहले तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाद में, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ लेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग फॉर्मूले को डिराइव तो कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करने का हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करने का ट्राई करेंगे। तो आप इन फॉर्मूले को डायरेक्ट रट लो कि इसका फॉर्मूला यही होता है, बात यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी। देखना बड़े ध्यान से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब क्या हमारे डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। समझना बड़े ध्यान से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ऑर्डर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड रेट इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, जब तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हो, R इक्वल टू क्या होता है ए, इनके ऊपर क्या लगती है, कुछ पावर लगती है। अब वो पावर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। अब मान लो मैंने क्या बोला, पावर इसके ऊपर 1 लगी, इसके ऊपर 2 लगी है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इन पावर्स का सम, यानी कि 1 + 2, यानी कि ये क्या है तुम्हारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सिंपल बात है। तो क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड इज नॉट रिटन फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा ऊपर पावर आती है, ये सब क्या आता है, ये सब एक्सपेरिमेंटली आता है, यानी कि ये जो ऑर्डर आएगी वो क्या आती है, आप रिएक्शन को देख करके, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख करके उसका ऑर्डर बता नहीं सकते हैं। बहुत लोग बोलने वाले होंगे बता सकते हैं, इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे वो बोलने वाले थे कि बता सकते हैं, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते हैं। जो ऑर्डर होता है ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो आप रिएक्शन को देख करके उसका ऑर्डर बता नहीं सकते हैं। सिंपल बात ये क्या है, ऑर्डर तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाने वाली चीज है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शनल, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या है
यहाँ रिएक्टेंट के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, बात ही खत्म। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड नहीं कर रही है। के की वैल्यू इसमें क्या होती है, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, याद करने वाली चीज आपकी यहाँ पर आ चुकी है। के क्या है, रेट का कांस्टेंट है, ए नॉट क्या आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आगे बढ़ जाओ इसमें, फिर देखो क्या लिख दिया इसके अंदर। अब ये भी साफ हो जाएगा यार, ठीक है, अभी देखो ये कैसे साफ होगा, जादू हो जाएगा, देखो साफ हो गया। अब क्या लिखा तुम्हारा, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के इज मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस रिएक्शन विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मान लो तुमसे पूछ लिया एग्जांपल्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, अब मुझे एक बार फिर से बताना। अभी जो हमने पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जहां पर रेट कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट के डिपेंड नहीं करता है। सिंपल बात खत्म हो गई। पढ़ो आगे, एग्जाम्पल देख लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। The reaction will be zero order. Decomposition of gaseous ammonia on hot platinum, thermal decomposition of HI on gold surface, and photochemical reaction between hydrogen and chlorine. ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लो एक बार ध्यान से। अब इसमें क्या होगा, पावर 1 होगी, जाहिर सी बात है। The rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of reacting substance, मतलब क्या पावर 1 ऊपर आपकी है। रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट अगर आपको फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्या करो, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। हालांकि ये लॉग फाइंड करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के अगले क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखो जीरो ऑर्डर लिखा तो ऑर्डर कितना होगा, जीरो होगा। फर्स्ट ऑर्डर में ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ पढ़ने वाले, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा ऑर्डर 1 ही होता है। और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर तुम्हारा 2 होता है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें अगर मैं देखूँ तो ये NH, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो मैंने पहले ये वाला पढ़ाना पड़ेगा, अभी इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ये वाले टेबल को थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें कन्फ्यूजिंग दे दी हैं, जिसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले इसको आपको देखना है, हाँ पहले आपको इसको देखना है। तो इस पूरे के पूरे देखो, अब ये इक्वेशन तुम ये वाला लिखो या फिर ये वाला लिखो, दोनों का मतलब देखना। ए का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट का मतलब भी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ए माइनस एक्स का मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द टाइम टी, यानी कि उसमें से एक्स निकल गया होगा। तो ए माइनस एक्स करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, बस खाली सिंपल आपका कैपिटल ए वहां पर बच जाएगा। के का यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर अपने आ जाएगा। जहाँ पे बचा कौन है, बस टी बचा है। ये आपको मोल पर लीटर दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा कौन, बस खाली सेकंड ही बचेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O आर का एग्जांपल याद कर लेना। अब क्या है तुम्हारा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर की तरह लगता है एक टाइम पर, जो एक टाइम पे देखने में फर्स्ट ऑर्डर होता नहीं है, लेकिन एक समय पर जब तुम उसको देखोगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह लगता है। स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, आपको पता ही होगा। इफ अ रिएक्शन इज नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब क्या है, रियल में वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल क्या आपका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, उसी को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट बोलते हैं। इथाइल एसीटेट आपका है, पानी की हेल्प से तुम उसको तोड़ोगे और साथ में यहाँ पे कौन है, एसिड है। ये कौन बना है, बताना मुझे भाई। 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, 20 दिन में आपका बोर्ड का एग्जाम है। अगर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं वो दोनों कौन है, तो स्थिति बहुत दयनीय है। अभी भी रिएक्शन उठाओ, सारे के सारे याद कर लो, एनसीईआरटी से उठा करके। रिवीजन जब तक ऑर्गेनिक का होगा, रिवीजन यहाँ पे बहुत टाइम तुम्हारा बीत चुका होगा, तो अभी से स्टार्ट कर लो, थोड़ा बहुत रिवीजन, आप रिएक्शंस को याद करते जाएं। अगर आप इसको पहचान नहीं पा रहे, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, 80% बच्चों ने पहचान लिया होगा इसको, लेकिन कुछ बच्चे अगर इसको पहचान आप नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पे वो आपके लिए दयनीय स्थिति आने वाली है, बहुत ज़्यादा है। ये कौन है तुम्हारा, अल्कोहल, और ये कौन है तुम्हारा, एसिड, और ये कौन है आपका, अल्कोहल। अब देखो क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये किसका दोनों का मिला क्या होता है, 2 हो गई पावर। ये कौन है तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर एम इज मोलैरिटी। ये सब आपको यूनिट अपने से निकाल के देख लेना है भाई, इतना तैयार कर लेना, इसको निकाल के देख लेना। और देखो क्या लिख दिया इसके अंदर। अब ये टेबल पे हम लोग, अब इस टेबल का हमको काम है। देखो क्या टेबल तुम्हारा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, यूनिट ऑफ रेट। इसको याद करने की कोई भी नीड नहीं है,
आप इसको निकाल सकते हैं के की, अगर आपको के का फॉर्मूला पता है, देखो ये के का फॉर्मूला है तो इससे आप इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ये वाला नहीं बल्कि तुमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है, याद कर लेना और इसका नाम बताओ। आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप इसका नाम बताइए, अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ लिया है तो। बहुत चिंदी सवाल है, जिन बच्चों को पता होगा लोग खुद बोलेंगे सर इतना आसान सवाल आपने क्यों पूछ लिया। बताना भाई इसका नाम। कलर चेंज कर दो क्या इसका, फ्रेम ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। बताना इसका नाम मुझे। हाँ ठीक है। अब देखो फिर क्या लिख दिया इसके अंदर। अब क्या है, अगर हम लोग गैसियस फेज की बात करें, अगर हम लोग गैसियस फेज की बात करें तो जहाँ पर कंसंट्रेशन है वहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। बस अंतर क्या है, पी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या था, ए की वैल्यू ए माइनस एक्स था, लेकिन पी ए की वैल्यू क्या होगी, 2 pi माइनस पी टी होगी। रीजन इसका होता है, लेकिन आपको अब आपके पास टाइम नहीं कि आप इसका रीजन समझे जाएं। वेयर पी आई इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड पी टी इज द टोटल प्रेशर एट टाइम टी। हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा आपका, जब क्या हो जाए, रिएक्टेंट आपका हाफ हो जाए। The time taken for a reaction when half of the initial value has reacted is called half life। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है 0.693, या फिर इसको तुम 0.7 अपॉन के भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी के लिए। सिंपल बात है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, मान लो तुमसे एग्जाम में पूछा कि हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ इज द टाइम, half life is the time taken when half of the initial value of the reaction has reacted। बात खत्म, डिफिनेशन मिली थी ना। फॉर्मूला आपको फर्स्ट ऑर्डर का भी पता है और जीरो ऑर्डर का भी आपको पता है। अब आखिरी में जो हम लोग बात करते हैं, एक बार मैं देख लूँ इसकी बात कुछ है या फिर ये हमारा आखिरी टॉपिक आज का है। ठीक है, आखिरी है, उसका तुम्हारा टेबल एक बना दिया, उसको आपको याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आपका ये आखिरी टॉपिक है nth ऑर्डर। हालांकि उतना पूछता नहीं इस सवाल, लेकिन फिर भी एक बार देख करके जाओगे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। देखो क्या है, nth ऑर्डर रिएक्शन इन जनरल और nth ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप। ठीक है, इसमें क्या होगा तुम्हारा, ए का मतलब ए से बना है तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, वेयर अब ये क्या है तुम्हारा nth ऑर्डर है, मतलब रिएक्टेंट पे पावर क्या जाएगी, एन जाएगी, जाहिर सी बात है। अब देखो इसका दिया हुआ है भाई, बेहतरीन एकदम बना के इसने दिया है, इसको याद कर लेना। के एन इक्वल टू क्या होगा, के एन मतलब क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, 1 अपॉन टी एन माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर एन माइनस 1। सवाल इससे लीस्ट आते हैं, बहुत कम सवाल आते हैं जीरो, मतलब इससे क्या है तुम्हारा ये nth ऑर्डर रिएक्शन से आपके सवाल बहुत कम आते हैं। लेकिन भाई हो सकता है तुम्हारी अगर किस्मत अच्छी है तो कहाँ से जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर से आएगा, जीरो ऑर्डर से आएगा। लेकिन अगर किस्मत थोड़ी सी भी खराब है तो आपका हो सकता है इससे आ जाए। सीधा तुमको अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर। हाफ लाइफ क्या होता है तुम्हारा nth ऑर्डर के लिए, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर एन माइनस 1। क्या होगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए फॉर जीरो ऑर्डर, सबको पता है। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, सबको पता है। देखो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में टी हाफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फर्स्ट में क्या होता है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। अब आपको इसको याद कर लेना डायरेक्ट, अगर सेकंड ऑर्डर है तो टी हाफ क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये लिख दिया, एक आपको जनरल बात इसने बोल दी, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर, ये आपका एक जनरल इसने बता दिया। अब अगर जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या रख दो, जीरो रख दो, यहाँ पे रहेगा जीरो, जीरो माइनस 1 क्या होगा, इसके पावर कितनी जाएगी -1, ऊपर जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर कहाँ, हाँ इसके लिए हो गया। अब ऐसे तुम पावर अपना रखते जाओ। अगर फर्स्ट ऑर्डर है 1 माइनस 1 का जाएगा जीरो, यानी कि पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि टी हाफ तुम्हारा डिपेंड ही नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। अगला क्या, अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, सिंपल आपका है। अब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, मतलब क्या है एन हाफ लाइफ के बाद कितना सब्सटेंस वहां पे बचा हुआ है, जितनी हाफ लाइफ है उसको तुमको यहाँ पर लगा करके लिख देना है। आसान सवाल आपका यहाँ पे एक हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ये हमारे सारे के सारे, इसको एक बार देख जाओ, इसको एक बार देख लो कि भाई अब इतना पढ़ा दिया तो इसको भी एक बार देख लो। ठीक है, अभी ये साफ हो जाएगा, साफ हो गया। ठीक है, इसको भी एक बार देख लो। ये क्या है, एक अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉस फॉर द रिएक्शन ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, एक आपका एक तरीके से माइंड मैप टाइप का बना करके दे दिया पूरा का पूरा जो अभी तक पढ़ाया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को पॉज करके, इसलिए मैं हट गया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। बाकी ये क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। अब एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक तो भाई
मतलब याद करने वाला चैप्टर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुमको सारे के सारे यहाँ पर बता दूंगा। सिंपल चैप्टर, बहुत ज़्यादा कठिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।